हाँ जी बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? हम क्या कर रहे हैं, अब आज इन्वेंट्री वाले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करना है। तो इन्वेंट्री वाले चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक है बच्चों। क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं इस रिवीजन में? एक तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले एक वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स, और सेकंड वीडियो में क्या कर देंगे, सारे क्वेश्चंस। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पहले तो मेथड है फीफो लिफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज, ये कवर करने। फिर एक अलग मेथड है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, वो। फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किस पर होता है, कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पर, थर्ड नंबर टॉपिक। फोर्थ जीपी रेट का, और फिफ्थ क्या है, फिजिकल स्टॉक वर्सेस एक्चुअल स्टॉक। ये 5 टॉपिक हमें इस चैप्टर में क्या करने हैं, कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पर आते हैं, फीफो लिफो वालों पर। बच्चों, अब मेरी ये शॉप है मान लो, और मैंने पहले 100 यूनिट खरीदी, किस रेट से, 15 रुपए के हिसाब से, और फिर 200 खरीदी 20 रुपए के हिसाब से। मान लो मेरा कपड़े का शॉप है, पहले 100 यूनिट्स किस रेट से खरीदी, 15, और नेक्स्ट 200 किस रेट से खरीदी, 20। अब मेरी 250 यूनिट क्या हो गई, सेल हो गई। तो मेरे पास कौन सा क्लोजिंग स्टॉक बचा है, 100 में से बचा हुआ है या 200 में से? तो इसके अलग अलग मेथड है। उसका पहला मेथड क्या है, फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो मेरे कितने चले गए, 250, तो 100 तो ये चले गए, 250, 100 तो ये चले गए, पीछे कितने बच गए, अभी भी 150 रह गए। तो 150 इसमें से जाएंगे। तो जो 250 इशू हुई है, 100 आउट ऑफ दिस और 150 आउट ऑफ दिस, तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बच जाएगा, ये 100 गया और ये 150 गया। ये मैंने इशू लिखे हुए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बच जाएगा, 50 @ 20। और अगर लीफो है, लीफो का मतलब क्या होता है बच्चों, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया और पहले चला जाएगा, जो लास्ट आएगा वो पहले जाएगा। तो पहले कौन सा जाएगा, 200। 200 किससे गया, 20 वाला चला गया। तो अब टोटल 250 इशू क्यों हुए हो, तो 200 ये गया, तो 50 इसमें से गया, तो 200 20 वाला गया और 50 स्टार्टिंग वाला गया। तो अब बच कितना जाएगा, 50 @ 50। अब ये तो मैंने 2 परचेज और 1 इशू दे दिया, सिंपल सा था। अब आपको नंबर ऑफ परचेज और नंबर ऑफ इश्यूज क्वेश्चन में दिए होंगे, और उससे आपको क्लोजिंग स्टॉक और निकालने होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब ये तो क्या समझाने के लिए मैंने बनाया था, क्वेश्चन मेरा ये है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से सॉल्व करना है, फिर आगे लास्ट इन फर्स्ट आउट से करेंगे। 1/4 को मेरे पास 50 यूनिट आई सी @25, फिर 2/4 को फिर आ गई, जिनके आगे रेट नहीं लगी वो क्या है, इशूज। 3/4 को 70 इशू हो गई, 4/4 को फिर आ गई। ऐसे ही होता है ना, आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। 5/4 को फिर क्या होगा, 90 इशू कर दी। तो 1/4 को अब आपको इसको सोल्व करने के लिए क्या बनाना है, स्टोर लेजर अकाउंट ऊपर लिखना होगा, स्टोर लेजर अकाउंट। और ये मेमोरेंडम है, ये कोई जनरल एंट्री या लेजर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लेन पेपर पर वर्किंग है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसमें क्या क्या कॉलम बनाना है, डेट रिसीट इशूज बैलेंस। चार मेन कॉलम बताओ फटाफट। फर्स्ट डेट रिसीट इशूज बैलेंस, फिर से बताओ डेट रिसीट्स इशूज बैलेंस। फिर सब कॉलम क्या है, डेट में कोई सब कॉलम नहीं है, बाकी 3 में क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। कई बार वो क्वांटिटी की जगह यूनिट्स भी लिख देता है, तो चलेगा। अब हर रिसीट और हर इशू के बाद बैलेंस वाले कॉलम में पक्का एंट्री आएगी। सबसे पहले 50 आए 25 से, तो रिसीट्स में क्या लिख दिया, 50 @ 25 1250। ठीक है, और बैलेंस में भी ये का ही आ गया। ठीक है, फिर कितने आए मेरे पास, 30 आए @30। तो 30 @ 30 फिर से रिसीट्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आ रहे हैं। इशू होगा तब किस में लिखूंगा, इसमें। तो ये अब बैलेंस लिखते समय क्या ध्यान रखना, पहले हमेशा ओपनिंग वाला लिखना है। पहले से मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं, 50। पहले से 50 है जो वो लिख दिया, और फिर 30 और आ गया। तो 50 @ 25 वाला पहले, और फिर 30 @ 30। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि जो पहले वाला है वो आप बैलेंस में पहले लिखेंगे। अब कितने चले गए मेरे पास, 70। तो 70 चले गए तो क्या होगा, पहले कौन से जाएंगे। अब यहाँ पर आपने ऑलरेडी पहले वाला पहले लिखा हुआ है, तभी तो आप फिफो लगा पाओगे। ये आगे पीछे कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले हमेशा कौन सा लिखना, ओपनिंग वाला। तो इस दिन जब बैलेंस लिखा तो पहले ओपनिंग वाला लिख लिया, फिर ये 30 वाला लिख दिया। अब फीफो है, फीफो का मतलब पहले वाला पहले जाएगा। तो 70 इशू करने हैं, तो 50 तो ये वाली पूरी चली गई, इसमें से कितनी चलेगी, 20। तो 50 25 वाली, और 20 30 वाली चलेगी। समझ गए कैसे आया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, प्रोडक्ट लिख दिया। अब बच कितनी गई, ये पूरी इशू हो गई, इसमें से कितनी बच गई, 30 में से 20 गई, तो ये बच गई 10 @ 30। फिर क्या हुआ, 100 रिसीट्स आ गई @35। तो 100 × 35 ये लिख लिया। अब बैलेंस कैसे लिखूंगा, पहले हमेशा ओपनिंग वाला लिखूंगा। तो 10 @ 30 आ गया, और फिर ये वाला 100 @ 35। श्योर, 10 @ 30 फिर 100 @ 35। श्योर।
अब अगेन मैंने 90 इशू कर दी, तो पहले कौन सा जाएगा, फीफो है पहले वाला, पहले 10 गया और इसमें से कितना गया 80, तो 10 एट द रेट ऑफ 30 300 गया और 80 एट द रेट ऑफ 35 मल्टीप्लाई कर लिया 2800। अब बच कितना गया, 100 में से 80 गया तो 20 एट द रेट ऑफ 30। तो लास्ट में इनका टोटल लगा देना कि इश्यूज का टोटल क्या बताएगा कि टोटल कितने रुपए का गुड्स क्या हो गया, सेल हो गया, मतलब सेल प्राइस नहीं है वो, उसकी कॉस्ट है, और इसका बैलेंस क्या बताएगा, क्लोजिंग स्टॉक। पक्का। अब हम क्या कर रहे हैं, लीफो। लीफो का क्वेश्चन क्या है, पहले 14 को 100 थी एट द रेट ऑफ 50, फिर 24 को 200 आई एट द रेट ऑफ 70, 34 को 210 इशू कर दी, 44 को 500 आई एट द रेट ऑफ 80 और 64 को 450 क्या कर दी, इशू कर दी। तो अगेन वही, सबसे पहले क्या बनाना है, डेट, रिसीट, इशूज, बैलेंस। इसके अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। लीफो की फुल फॉर्म क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। अब बताओ पहले 100 आया है गया, तो 100 एट द रेट ऑफ 50 कितना आ गया, बैलेंस ये का ही है। फिर 200 आया एट द रेट ऑफ 70, 200 एट द रेट ऑफ 70। अब भले ही लीफो है तो भी आपको ओपनिंग बैलेंस में पहले कौन सा लिखना है, पहले वाला। इशू करते समय हमें ध्यान रखना है कि लास्ट वाला पहले जाएगा, लेकिन बैलेंस का कॉलम कैसे लिखोगे, पहले पहले वाला। तो 100 एट द रेट ऑफ 50, फिर 200 और आ गया, तो यहाँ पर पहले पहले वाला लिखना है, फिर ये आ गया। अब कितने इशू कर दिए, 210। अब जब 210 इशू करेंगे तब हम देखेंगे कि लास्ट वाला पहले जाए। तो 210 पहले 100 में से भेजूं या 200 में से, 100 में से, 200 में से, पक्का लास्ट वाला पहले जाएगा। तो लास्ट वाला देखने के लिए भी तो पहले वाला पहले लिखा होना चाहिए ना। तो ये 200 गया और इसमें से कितना गया 10, तो 200 एट द रेट ऑफ 70 गया, 10 एट द रेट ऑफ 50 गया, तो बैलेंस कितना रह गया 90 एट द रेट ऑफ 50। श्योर, 90 रह गया एट द रेट ऑफ 50। अब फिर से कितना आया मेरे पास, 500 एट द रेट ऑफ 80, तो 500 एट द रेट ऑफ 80। अब बैलेंस कैसे लिखूं बताओ, पहले कौन सा लिखूं, पहले 90 वाला, पहले हमेशा ओपनिंग वाला 90 और फिर 500 एट द रेट ऑफ 80, 40,000 मल्टीप्लाई तो करते रहोगे। आगे बताओ कितना इशू हो गया, 450। अब 450 किस में से जाएगा, पहले 90, शाबाश, पहले 500, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं इस बार, लीफो। तो पहले क्या ये है, इसी में से ही चला गया सारा, 450 ये चला गया। अब बैलेंस कैसे लिखोगे, पहले हमेशा पहले वाला, पहले हमेशा पहले वाला, तो 90 वाला पहले, और फिर 500 में से कितना चला गया, तो अब कितना आ गया 50। पक्का, श्योर। तो इस तरह से क्या करना है, लीफो। हाँ बच्चों, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में क्या है, पहले 14 को 100 आई एट द रेट ऑफ 20, फिर 24 को 400 आई 30, 34 को इशू हो गई और उसके बाद में 44 को अगेन क्या हो गया, आ गई, फिर 600 इशू हो गई और फिर ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, सबकी सबकी रेट क्या मान ली जाएगी, एवरेज करके सेम, ना पहले वाला पहले ना बाद वाला पहले, सब किस रेट से जाएंगी, एवरेज रेट से। तो पहले 100 आई 20, तो कितना आ गया 122,000 और बैलेंस में भी क्या लिख दिया 122,000। फिर आ गई 430, 400 किस रेट से आ गई 30 और 12,000। पहले बताओ, अब उस फर्स्ट मेथड में हम क्या करते थे, पहले ओपनिंग लिखते थे फिर क्या लिखते थे, फर्स्ट मतलब फीफो लिफो में पहले ओपनिंग लिखते थे फिर 400 लिखते थे। अब क्या करना है, पहले क्वांटिटी का टोटल लिख दो 500, 500 कैसे आया, 100 ऑलरेडी थी, 400 और आ गई 500, रेट लास्ट में भरी जाएगी। पहले क्वांटिटी का और अमाउंट का टोटल लिख दो, 2000 ऑलरेडी था, 12,000 और हो गया, तो कितना हो गया 14,000। तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा, बोलो, क्वांटिटी और अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट। पहले कितना था 100, 400 और आ गया तो कितना हो गया 500। पहले अमाउंट कितना था 2000, 12,000 और आ गया तो कितना हो गया 14,000। अब 14,000 रुपए का स्टॉक जो 500 यूनिट का है, तो पर यूनिट सेम रेट निकालनी है। अब ना पहले ना बाद में, सबकी रेट क्या होनी चाहिए, सेम। तो 14,000 कितनी यूनिट की कॉस्ट है, 500 की, तो रेट अब क्या होगी, तो हर रिसीट के बाद रेट क्या हो जाएगी, रिवाइज। मैंने क्या बोला है, हर रिसीट के बाद रेट रिवाइज होगी, ना कि इशू के बाद। तो रिसीट के बाद रेट क्या हो जाएगी, रिवाइज। कितना हो गया 28। अब कितने गए 200। अब 200 किस रेट से जाएगा, ना पहले वाला ना बाद वाला, सेम रेट से, 200 इंटू 28 कितना गया 5600। तो 500 में से 200 गया तो कितना रह गया
300 किस रेट से 28, तो कितना हो गया 8400। 500 में से 200 गए तो कितने रह गए 300। अब चाहे तो 14,000 में से 56 माइनस करके 84 निकाल लो, और नहीं तो 328 से ही रहेगा। जाने से रेट चेंज कभी भी नहीं होगी। कब आएगी रेट चेंज? आने से। तो 500 में से 228 से गए तो भले सीधा लिख देना 300 इंटू 28, और नहीं तो क्या 14,000 में से 56 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर रेट निकालोगे तो 28 ही रहेगी। तो रेट विल चेंज ड्यू टू रिसीट और इशू। रेट विल चेंज ड्यू टू रिसीट और इशू। रिसीट। तो डेट विल चेंज ओनली एट द टाइम ऑफ रिसीट, रेट विल चेंज ओनली एट द टाइम ऑफ रिसीट। इशू से रेट चेंज नहीं होगी। अब बताओ आया या गया? आया है तो रेट वापस से लगानी पड़ेगी 700 इंटू 40। अब बताओ सबसे पहले क्वांटिटी कितनी होगी 300 प्लस 700 1000। अमाउंट कितनी होगी 8400 प्लस 28,000 36,400। 84 प्लस 28, तो पहले क्या भरोगे क्वांटिटी और अमाउंट। क्वांटिटी कितनी होगी 1000, अमाउंट ये, फिर रेट निकालेंगे 36,400 डिवाइड बाय 1000, तो रेट कितनी होगी 36.4। ये आपको शो नहीं करके आना है, तो आपके लिए बनाया मैंने, ठीक है 36.4। उसके बाद क्या हुआ 600 इशूड हो गई, तो 1000 में से 600 गई 36.4 से, तो कितना हो गया 21840। अब 1000 में से 600 गई तो बच कितनी गई 400। किस रेट से ही रहेगी? सेम रेट से 30। रेट चेंज नहीं होगी किससे? इशू से। रेट कब चेंज होगी? रिसीट से। तो 436 इंटू 4। नेक्स्ट क्या है 1600 एट द रेट ऑफ 20 रिसीट हुई है, तो रेट वापस क्या हो जाएगी चेंज। तो पहले 1600 इंटू 20 32,000। अब बताओ पहले कौन सा कॉलम भरूं? 400 प्लस 1600 क्वांटिटी, तो 400 प्लस 1600 कितना आ गया 2000। 14560 प्लस 32,000 कितना आ गया 46560। अब एवरेज रेट बता दो 46560 डिवाइड बाय 2000, 23.25 कर लोगे। तो ये क्या है वेटेड एवरेज। तो अब आपको क्वेश्चन में दिया होगा फीफो से करना है, लीफो से करना है या वेटेड एवरेज। हाँ बच्चों, तो ये तीन मेथड हमने किए फीफो लीफो और वेटेड एवरेज। अब इनके स्टडी डिटेल में काफी सारे क्वेश्चन है, बट हम क्वेश्चन किस में लगाएंगे सेपरेट वीडियो में। हम पहले क्या करेंगे सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, और सेकंड वीडियो में सारे स्टडी मटेरियल के आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं। ठीक है हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं जीपी रेट वाला। जीपी रेट क्या है? आपको अब इस तरह के क्वेश्चन हो कि जीपी रेट दे रखी है कॉस्ट पे, और कभी दे रखी है कॉस्ट, या कभी क्या दे रखा है सेल प्राइस दे रखा है। जीपी रेट सेल्स पर दे रखी है और दे क्या रखा है कॉस्ट। तो ये मेजोरिटी बच्चों को आता है, लेकिन एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, तो हम इसको भी करेंगे। और जिसको आता है वो स्किप कर देना अगला 5-10 मिनट का वीडियो। सबसे पहले आपका काम क्या होगा जीपी रेट वाले क्वेश्चन में, पहले उस आइटम को 100 मानना है जिस पर क्या है रेट गिवन है। अब जैसे जीपी आपको दे रखा है 20% ऑन सेल्स। अब क्वेश्चन में चाहे कॉस्ट दी हो चाहे सेल्स दी हो, आपको 100 किसको मानना है सेल्स को। 100 किसको मानना है सेल्स को। 100 किसको मानना है अपॉन विच रेट इज गिवन, तो सेल्स क्या है 100। जीपी 20% ऑन कॉस्ट दिया हो तो कॉस्ट 100। अब कॉस्ट साथ में दे रखी है और जीपी 20% ऑन सेल दे रखा है, तो भी 100 किसको मानना है सेल को। वैल्यू किसकी दी है इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट स्टेप में आपको 100 डिसाइड करना है। 100 कैसे डिसाइड होगा? अपॉन विच रेट इज गिवन। 20% ऑन सेल, तो सेल क्या है 100। 20% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या है 100। 20% ऑन सेल, और साथ में जानबूझ के मैंने कॉस्ट दिया ताकि आपका कंफ्यूजन हो, लेकिन सेल्स पर है तो सेल्स क्या है 100। फिर आपको सेकंड इक्वेशन आपके मन में ही पूरी करनी है, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। जैसे जीपी आपको दे रखा है 20% ऑन सेल्स, तो 100 किसको मानोगे सेल्स को, और इक्वेशन में सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्रॉफिट, एस फॉर सेल्स। तो अब आपने 100 किसको माना हुआ है सेल्स को। 100 किसको माना हुआ है सेल्स को, तो सेल्स के आगे 100, प्रॉफिट के आगे 20, तो कॉस्ट बैलेंस आ जाएगी। तो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। इसमें से एक चीज आपको 100 माननी होगी, वो कौन सी होगी? जिस पर रेट गिवन। अब जैसे ये सेल दे रखी है 10 लाख, जीपी दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, 100 किसको मानना है कॉस्ट को। किसकी वैल्यू दी है इससे मतलब नहीं है। 100 किसको मानना होता है कॉस्ट को, तो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। 100 किसको मान लिया कॉस्ट को, प्रॉफिट के आगे 25, सेल्स कितनी होगी 125। जीपी 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो 100 किसको मानेंगे कॉस्ट को, तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, सेल 120।
अब आपको आगे पूरा क्वेश्चन कैसे करना है, अगर जीपी सेल्स एक चीज देके दूसरी चीज निकालनी पड़े तो ये अलग से इतना सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बड़े क्वेश्चन के पार्ट में आएगा कि सेल्स की जरूरत पड़ेगी और कॉस्ट दे रखी होगी, या कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी सेल्स निकाल मतलब सेल्स दे रखी होगी और जीपी रेट दी होगी। तो जीपी 20% ऑन सेल्स और कॉस्ट। तो अब बताओ, पहले तो बताओ, जब कॉस्ट दे दिया तो पूछेगा क्या, प्रॉफिट और सेल्स। कॉस्ट तो पूछने से रहा, लेकिन हमें 100 किसको मानना है, वैल्यू जिसकी गिवन है वो, या जिस पर रेट गिवन है। जिस पर रेट गिवन है तो सेल्स को क्या मान लिया 100, और C प्लस पी इज इक्वल टू एस में सेल्स की जगह क्या रख दिया, कॉस्ट कितनी आ गई 80 और प्रॉफिट कितना आ गया 20। ये इक्वेशन भर लोगे। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसके डिनोमिनेटर में वही लिख दो। 160 क्या दे रखी है, कॉस्ट, तो कॉस्ट के डिनोमिनेटर में क्या लिख दो 80। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है उसके डिनोमिनेटर में वही लिख दो, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है, जो आप ढूंढना चाहते हैं। अगर आपको जीपी ढूंढना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 20 से, और अगर आपको क्या ढूंढना है सेल्स ढूंढना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू है उसके अपॉन में क्या आएगा, वही चीज। ये ध्यान रखना, ऊपर कॉस्ट तो नीचे, ऊपर सेल्स तो नीचे, ऊपर प्रॉफिट तो नीचे, ऊपर पंखा तो नीचे, बोलो। तो कॉस्ट के डिवाइड में क्या आएगा कॉस्ट, और सेल के नीचे सेल्स, प्रॉफिट के डिवाइड में प्रॉफिट। तो ये क्या दिया हुआ है बच्चों, कॉस्ट, तो इसके डिवाइड में कॉस्ट, मल्टीप्लाई में डिजायर्ड वैल्यू। प्रॉफिट निकालना है तो 20 से कर दो, और सेल्स निकालनी है तो 100 से, और कॉस्ट निकालनी होती तो कॉस्ट तो दे ही रखिए नालायक, कॉस्ट क्यों निकालनी होगी। अगला बताओ, जीपी है 20% ऑन कॉस्ट और दे रखी है कॉस्ट। सी 100 किसको मानना है, कॉस्ट को, तो कॉस्ट के आगे 100 लिख दिया, प्रॉफिट 20 और सेल्स 120। 160 को किससे डिवाइड करो, कॉस्ट को किससे डिवाइड करना है, कॉस्ट से। तो 160 कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट के डिवाइड में कॉस्ट, प्रॉफिट पूछे तो 20, सेल्स पूछे तो 120 से मल्टीप्लाई। जीपी कितना है 30% ऑन सेल्स, और आपको दे क्या रखी है कॉस्ट। तो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस में 100 क्या आएगा, कॉस्ट या सेल्स, सेल्स आएगी क्योंकि रेट किस पर गिवन है सेल्स। तो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, तो सेल्स की जगह क्या रख लिया, प्रॉफिट की जगह 30, तो कॉस्ट कितनी होगी 7। तो 21 लैक्स क्या है कॉस्ट, तो इसके डिवाइड में 70 इंटू 100। अब ये कोई अलग से नहीं आएगा कि प्रॉफिट दे दिया उस बड़ों में, ये कैसे आएगा, क्वेश्चन के अंदर बड़े क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट की क्या पड़ेगी जरूरत कभी। हाँ बच्चों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसमें टॉपिक कौन से करने थे, फीफो लिफो वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज सिंपल ये लास्ट में कराऊंगा। उसके बाद में क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और जीपी रेट। अभी हमने कौन सा किया, जीपी रेट वाला, इसका अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का भी शायद ही आए, लेकिन एक बार आया हुआ है। इन्वेंट्री की वैल्यू किस पर करनी होती है, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री किस पर वैल्यू करनी होती है, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो मुझे उसको बेचने से मिलेगा। 100 रुपीज़ का स्टॉक कॉस्ट था और मुझे बेचने से कितना मिलेगा 120, और मुझे बेच, मान लो कि मेरे पास कार खड़ी हुई है, एक बार मान लो 100 की, ठीक है, कार 100 रुपये की थोड़ी, और मेरी सेल हो जाएगी कितने में 120 में। लेकिन जब मैं सेल करूंगा तो मुझे सेल एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा 30 रुपीज़ का। तो मेरी नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 90, और मैं इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट में किस पर शो करता हूँ, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू के लोअर पर। तो यहाँ वर्ड रिलाइजेबल वैल्यू है, ना कि कोई मार्केट प्राइस है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वो बिल्कुल गलत है। क्या है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, नहीं, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, नेट का मतलब एक्सपेंस काट के, और रियलाइज करना मतलब मुझे क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे जो मार्केट प्राइस है वही तो मिलेगा, नहीं, मेरा इससे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है अग्रवाल से कि मैं तुम्हें हर चीज कितने रुपए पर दूंगा, 70 रुपीज पर। पहले से बात होगी हमारी। इसने बोला कि मेरा बड़ा ऑर्डर है, जैसे मान लो टाटा मोटर हूं मैं और ये जेके टायर्स है। जेके टायर्स को मैंने जाकर बोला कि आप मुझे बताओ टायर कितने रुपए पर लगाओगे, तो इसने बोला कि वैसे तो हम मार्केट में 80 बेचते हैं, 80 का ही है, लेकिन आपका ऑर्डर बड़ा है तो आपको कितने पर देंगे 70। तो जेके टायर के लिए रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 70, भले ही उस टायर का मार्केट प्राइस कितना है 80। तो मुझे मार्केट प्राइस बोलना है या रिलाइजेबल वैल्यू, और रिलाइजेबल वैल्यू या नेट रिलाइजेबल वैल्यू, नेट, नेट मतलब खर्चे काट के, ठीक है, एक्सपेंसेस काट के। जनरली तो मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू सेम होती है, लेकिन कई बार आपके कमिटमेंट होते हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ कि आपको इतने में ही देंगे, तो मार्केट प्राइस चाहे डिफर करे, हम कितने पर देंगे उतने पर ही, तो वो रियलाइजेबल वैल्यू पक्का। तो अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इन्वेंट्री किस पर वैल्यू होगी, कॉस्ट और एनआरवी का लोअर। तो आइटम ए इसकी कॉस्ट कितनी है
80 और एनआरवी कितनी, कॉस्ट है 100, एनआरवी है 80, तो लोअर क्या आएगा 80। कॉस्ट है 100, एनआरवी कितनी है 110, तो लोअर क्या आएगा 100, दोनों ही है। तो ये तो सिंपल सा इन्वेंट्री को किस पर वैल्यू करना है, कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पर, और एनआरवी कम है तो एनआरवी पर। तो एनआरवी कम है, कॉस्ट कम है, या बराबर ही है, तो पक्का। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, आपको इन्वेंट्री का क्या दिया होगा, सेल प्राइस, और उसको एडजस्ट करके आपको उसकी क्या निकालनी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हिस्टोरिकल कॉस्ट देख के बच्चे डर जाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एज गुड एज कॉस्ट, कोई डरने की बात नहीं। आपको इन्वेंट्री का क्या दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक का क्या दिया होगा, सेल प्राइस, उसमें जीपी रेट एडजस्ट करके आपको क्या निकालनी होती है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास बच्चों ओपनिंग स्टॉक था 2 lakhs का, और परचेज कितने की थी 8 lakhs की। क्या ये सारा बिक गया है क्या, सेल प्राइस है 11 lakhs और क्लोजिंग स्टॉक का सेल प्राइस दे रखा है 1.5 lakhs। क्या ये सारा सेल हो गया है क्या, कैसे कह सकता हूँ सारा सेल नहीं हुआ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, सीधी सी बात है। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा होता तो सारा सेल हो जाता। तो अब मुझे जीपी मार्जिन निकालना होता है। अब ये जितनी भी यूनिट्स है, मान लो ये 10 यूनिट्स है, तो ये 10 यूनिट्स नहीं है, ये 10 में से कम यूनिट का सेल प्राइस है, तो जीपी निकल नहीं सकता। अगर आप मान लो ये 8 है, मुझे नहीं पता कितनी है, मतलब लेकिन लेस देन क्या है 10 है। अगर ये दोनों मिलाकर 10 यूनिट्स है, तो ये यूनिट तो कितनी है 8, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक में बच गई उसको और जोड़ दिया जाए तो ये भी कितनी हो जाएगी 10। भाई मेरे पास जितना ओपनिंग स्टॉक और परचेज है उतना ही क्या होगा, यूनिट वाइज देखोगे तो सेल ओपनिंग स्टॉक और परचेज का क्या होगा, या तो वो बिक जाएगा और या फिर वो बच जाएगा। तो ये जितनी यूनिट्स है उतनी यूनिट का सेल प्राइस ये है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें किस पर दिया हुआ है, सेल प्राइस पर, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीपी रेट। वो कैसे निकलेगी, 10 lakhs सारे के सारे की क्या है कॉस्ट, सारा बिक जाता तो कितने में बिकता, 12,50,000 में, क्योंकि ये तो बिक गया। और ये बिक जाता तो इसका सेल प्राइस क्या होता, 12,50,000। हमें क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सेल प्राइस। तो हम ये देखेंगे कि सारा स्टॉक सेल हो जाता तो कितने में बिकता, 12.5 में, और सारे स्टॉक की कॉस्ट कितनी थी 10 lakhs, तो सारे स्टॉक में कितना जीपी बचता 2.5। तो आपको क्या करना है एक्चुअली, सेल प्राइस और क्लोजिंग स्टॉक का सेल प्राइस दोनों को जोड़ लो, एक्चुअल सेल जितनी की हुई है वो, प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी अगर बिक जाता तो कितने में बिकता। तो एक लाइन में बोलूं तो सेल प्राइस ऑफ एंटायर गुड्स और कॉस्ट ऑफ एंटायर गुड्स, इन दोनों से क्या निकाल लो, जीपी। यहाँ पर एक्चुअल सेल्स लेनी है या क्लोजिंग स्टॉक को भी जोड़ देना है, तो सबसे पहले क्या लेना है, सेल प्राइस ऑफ एंटायर स्टॉक और कॉस्ट ऑफ एंटायर स्टॉक। तो इससे क्या आ गई जीपी। अब जीपी के डिवाइड में क्या कर दो, सेल्स, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, जीपी अपॉन सेल। सेल कौन सा, एक्चुअल वाला नहीं, एक्चुअल में तो कम हुआ एंटायर सेल्स इंटू 100, तो 20% मार्जिन होता अगर सारा स्टॉक बिक जाता तो। तो मेरे गुड्स में कितना मार्जिन है 20% ऑन सेल्स। अब क्लोजिंग स्टॉक का क्या पता हुआ है, सेल प्राइस आपको पता हुआ है, उससे अब जीपी रेट पता लग गई, तो उससे क्या निकाल लो, कॉस्ट। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, ऐसे यूज होते हैं ये, ठीक है, ये अलग से यूज नहीं होगा। तो 100 सेल्स है, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था सेल्स, तो रेट किस पर आई है, सेल्स पर, तो कॉस्ट कितनी आ गई 80। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का क्या दिया हुआ है आपको, सेल प्राइस दिया हुआ है, इससे आपको क्या ढूंढनी है, कॉस्ट। तो सेल प्राइस के अपॉन में क्या आएगा, सेल प्राइस, सेल प्राइस के अपॉन में क्या आएगा, सेल प्राइस, और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस की सिंपल सी कहानी है, स्टेप 1 क्या करना है आपको, सेल प्राइस ऑफ ऑल स्टॉक, वो कैसे आएगा, एक्चुअल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस, माइनस क्या कर दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ओपनिंग स्टॉक सीधी सी बात है, ट्रेडिंग के डेबिट वाली चीजें माइनस कर दो और क्रेडिट वाली चीजें प्लस कर दो। बस क्लोजिंग स्टॉक किस पर लेना है, सेल पर। और इससे जो आएगा वो क्या है, जीपी निकाल लो, ए बी सी। जीपी रेट कैसे आएगी, सी अपॉन ए इंटू 100। अब जीपी रेट पता है और क्लोजिंग स्टॉक का क्या पता है, सेल प्राइस पता है, तो सेल प्राइस से कॉस्ट निकाल लेंगे जीपी रेट अप्लाई करके। तो पहले क्या करना है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक का सेल प्राइस को ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ऐड करके इसमें से क्या कर देना है, माइनस, पक्का। फिर क्या आ जाएगा, जीपी। जीपी रेट कैसे आएगी, जीपी दिस फिगर डिवाइड बाय दिस फिगर अपॉन सेल्स इन टोटल। और फिर जीपी रेट को क्लोजिंग स्टॉक के सेल प्राइस पे अप्लाई करके क्या निकल जाएगी, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, पक्का। तो दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड।
हमें क्या करना है, अभी इनके सबके क्वेश्चन करने हैं स्टडी मटेरियल वाले A to Z, वो सारे करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन करेंगे एडजस्टेड सेल प्राइस के भी। ठीक है, ये बच्चों एडजस्टेड सेल प्राइस का ऑलरेडी लिखा हुआ था मेरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स, सेल प्राइस प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और जीपी आ जाएगा। जीपी कैसे, अब जीपी रेट कैसे आएगी, C अपॉन A इंटू 100, फिर उसकी कॉस्ट निकाल दो। सेल्स में से या तो जीपी निकाल के माइनस कर दो, और या फिर सीधा क्या कर दो, कॉस्ट निकाल दो। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको मेनली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ही आते हैं, फिजिकल स्टॉक निकालो, एक्चुअल स्टॉक निकालो, इसका तो इसको अब थोड़ा सा अच्छे से समझना है आपने। और इन सबको हम किसके थ्रू ही समझेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब देखो, कंपनी वालों को अपनी बैलेंस शीट में क्या लिखना होता है, 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक। हर कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में क्या लिखना होता है, 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक वो कब नहीं काउंट कर पाते, 31 मार्च को, क्योंकि काउंट करना है तो क्या करना होगा, स्टॉक के मूवमेंट को रोकना होगा। भाई आज मुझे इस कोचिंग में चेयर काउंट करनी है तो क्या करना होगा, बच्चों की छुट्टी करनी होगी, नहीं तो मैं उधर जाकर चेयर गिना। पहले मैंने एक रूम में चेयर गिन ली, 50 चेयर्स मिली। अब एक बच्चा आया, वहां से निकाल के उसको दूसरे रूम में ले गया, तो वो वहां पर भी काउंट हो जाएगी। तो जब भी स्टॉक काउंट करना है तो स्टॉक की मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो अब 31 मार्च को रोकेंगे तो क्या होगा, अब जरूरी तो नहीं है ना 31 मार्च को संडे है, तो 31 मार्च को अगर हम बिजनेस बंद करके अपना स्टॉक गिनेंगे तो 31 मार्च का तो क्या हो जाएगा, सेल का लॉस हो जाएगा। कि बिजनेस बंद कर दिया, भाई आज समझो कि रिलायंस ट्रेंड्स है, उसको अपना स्टॉक गिनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स के लिए अवॉइड करना पड़ेगा कि आज नहीं आना। तो उस दिन तो बहुत बड़ी सेल होनी है उसकी, मतलब डेली इतने 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 सारे स्टोर्स है, तो वो क्या करते हैं 31 मार्च के अराउंड, कभी या तो पहले या बाद में काउंट कर लेते हैं, और फिर बीच की परचेजेस सेल्स को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट करके क्या निकालते हैं, अपना बैलेंस शीट में लिखने वाला स्टॉक। वो कैसे एडजस्ट करना है वो हमें समझना है। ठीक है, पक्का। अब अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू धीरे धीरे बात आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा 31 मार्च का स्टॉक बताओ, और हमने कब काउंट किया है, 8 अप्रैल को। हमने कब काउंट किया है, 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को हमने फिजिकल काउंट किया। रिलायंस ट्रेंड्स को अपनी बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक लिखना है, 31 मार्च का। उसने 31 मार्च को काउंट ही नहीं किया, उसने कब काउंट किया, 8 अप्रैल को, और उसके स्टोर में कितना स्टॉक मिला, 500। और 31 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक उसने कितना स्टॉक और खरीद लिया था, 100। तो बताओ 31 मार्च को कितना था, ये 100 क्या 31 मार्च को था, ये तो इसके बाद में खरीदा है, लेकिन इस दिन काउंट हो गया या नहीं। देखो 31 मार्च को मान लो मेरे पास 4 यूनिट थी, और यहाँ मैं एक खरीद लूँ, और तो इस दिन मेरे पास कितनी मिलेगी, बच्चों ये लड़की है मेरे पास पागल, इसने वीडियो पॉज कर दिया था, एक बार वापस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ कितनी थी, 1434, 4 यूनिट्स थी यहाँ, और एक और परचेज कर ली, तो इसमें कितनी होगी, 1 2 3 4 5। अब आपको मैं बोलूँ कि यहाँ 5 यूनिट है मेरे पास, और यहाँ मैंने 100 की परचेज करी, तो आप 31 मार्च का स्टॉक बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। सीधी सी बात है, इसके बाद जो आया वो क्या कर दिया, इस वाले में तो काउंट हो गया, बट 31 मार्च को हमारा नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, लेस। तो जो स्टॉक बच्चों यहाँ पर है, ये यहाँ पर काउंट 8 4 को काउंट हुआ है, तो 8 4 तक जो भी आ गया वो इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है। बट 31 मार्च के बाद जो आया वो भी इसमें ऐड हो गया, बट वो 31 मार्च को हमारा नहीं था, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 500 में से 100 को लेस करेंगे तो यहाँ का स्टॉक कितना आ जाएगा, 400। तो हमें क्वेश्चन देगा 8 4 का स्टॉक, और हमें कब ढूंढना होगा, 31 3 का। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाद का देके यहाँ का पूछेगा, या यहाँ का देके यहाँ का पूछेगा। तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं, जब बाद का देकर पहले का पूछे। ठीक है, पक्का। सेकंड केस क्या है, 8 4 को मेरे को कितने रुपए का स्टॉक मिला, 500 का, और 31 मार्च के बाद मैंने सेल कर दिया कितने का, 100 का। 100 रुपीज की कॉस्ट थी उसकी। ठीक है, तो 100 रुपए का ऐसा स्टॉक था जो 30, पहले बताओ ये 100 रुपए का स्टॉक 31 मार्च को हमारा था या नहीं था, तो ऐड होना चाहिए। 8 4 को हमारे पास काउंटिंग में आया या नहीं, तो इस 500 में है या नहीं,
नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो आप अपने मन से एक सवाल पूछेंगे, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि हमारा था या नहीं था। अगर हमारा था तो ऐड होना चाहिए, नहीं ऐड है तो ऐड कर देंगे, ऑलरेडी ऐड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम आंसर आता है हमारा नहीं था तो क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा कि ये स्टॉक हमारा नहीं था और इसके अंदर नहीं है, तब तो कुछ नहीं करना, बट इसके अंदर ऐड है तो क्या करना पड़ेगा, लेस। तो सबसे पहले आप अपने मन से क्या पूछें, 31 मार्च को हमारा था या नहीं, ये वाला परचेज वाला बताओ, ये 31 मार्च को हमारा था या नहीं, नहीं था। इसमें इंक्लूड है या नहीं है, क्यों इंक्लूड है, क्योंकि बाद में आया और इस दिन तक आ चुका है, तो इसको क्या करेंगे, लेस। सेकंड वाला, ये जो सेल हो गया, ये 31 मार्च को अपना था या नहीं, 31 मार्च को तो अपना ही था, बाद में सेल हुआ है, तो अपना था तो इंक्लूड होना चाहिए। अब इसमें इंक्लूड है या नहीं, नहीं, क्योंकि ये सेल हो गया, ये तो कस्टमर के घर चला गया। ये किसका घर है, कस्टमर का, तो मेरे काउंटिंग में तो ये आया ही नहीं, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड। पक्का। अब 31 मार्च का स्टॉक आपको निकालना है। 31 मार्च के बाद आपने परचेज करी 100 और इसमें कितना मिला है अभी तक हमें, 70। अब आप मुझे बताओ, क्या ये स्टॉक 31 मार्च को हमारा था या नहीं था, नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमने इसके बाद परचेज किया है। अब इसमें इंक्लूड है या नहीं है बट कितना, पूरा 100 या 70। मैं इसके खुशी के घर गया और इसको क्या बोला कि ये स्टॉक मेरा हो गया 100 रुपीज का, बट वहां पर कितने रुपए का था, 100 का। मैं उसमें से सारा लाया ही नहीं, मैं उसमें से कितना लेकर आया हूँ, देखो सारा आया है या आधा आया, मतलब कुछ पार्ट आया है। तो मेरे काउंटिंग में जो मेरी दुकान में गिना गया है वो कौन सा गिना गया है, 70 काउंटेड है। पहली बात ये मेरा नहीं था यहाँ, इसमें कितना इंक्लूड है, 70, तो हटाऊंगा भी कितना, 70 लेस कर। पक्का। ये क्या है, सेल। कितना सेल कर दिया मैंने 31 मार्च के बाद, 100, और अभी कस्टमर को भेजा कितना है, 70 का। पहले बताओ 31 मार्च को मैं कितने का ऑनर था, पूरे 100 का। सबसे पहले क्या देखना आपने, आप 31 मार्च को कितने के ऑनर थे, तो आई वॉज द ओनर ऑफ इंटायर 100 रुपीज गुड्स। अब इसमें से 70 यहाँ चला गया, तो इसके अंदर अपने आप से ही कितना बचा हुआ है, 30 तो काउंट ही हो गया होगा। देखो ये मेरा गोडाउन है, इसमें से इतना स्टॉक क्या है, 100 रुपए का बिक गया था, लेकिन कस्टमर अभी लेके कितना गया है, इतना ही, 70 लेकर गया है। कस्टमर लेकर कितना गया है, 70। डिलीवर मतलब कस्टमर को भेज देना, तो बचा हुआ तो मेरे स्टॉक में पहले से ही आ ही रहे। तो इस दिन में 100 का ओनर था, कितने रुपए का ओनर था, 100 का। इसके अंदर उस 100 में से कितना पहले से आ रहा है, 30 आ रहा है, क्योंकि 100 में से 70 डिलीवर किया है, तो 30 तो पहले से ही ऐड है, 30 तो 500 के अंदर पहले से ही ऐड है, तो कितना और ऐड करूं, 70। पक्का। समझ रहे हो क्या, सही से बता दो। पहला क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ कितने के ओनर थे, आंसर इज 100, क्योंकि इसके बाद सेल हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें कितना इंक्लूड है, तो इसमें 30 तो इंक्लूड ही है, क्योंकि अभी कस्टमर को भेजा कितना है, 70। 70 का ही स्टॉक कस्टमर के घर गया है, तो 30 तो पहले से इंक्लूड है, तो कितना और ऐड कर दो, 70। फिर से इन चारों को बताओ मुझे, 500 का था पहला क्वेश्चन। अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहला हम 31 मार्च को इसके ओनर थे या नहीं, नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि ये बाद में खरीदा है। सेकंड, इसमें है या नहीं है, क्योंकि खरीदा है तो इसमें आ गया होगा, तो इसको क्या करो, लेस। हम 31 मार्च को ओनर थे या नहीं इसके, थे। क्यों थे, क्योंकि बाद में सेल हुआ है, तो ऐड होना चाहिए। अब इसमें एडिड है या नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर के पास चला गया है, तो इसको वापस क्या करो या ऐड। हमें निकालना होता है अपना 31 मार्च का स्टॉक। 31 मार्च को हम इसमें से किसी भी स्टॉक के ओनर थे क्या, नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि हमने ये बाद में खरीदा है, हमने ये बाद में खरीदा है, तो अब कुछ भी इसका इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कितना ऑलरेडी इंक्लूड है, 70, क्योंकि कस्टमर सप्लायर से हमारे पास अभी आया ही कितना है, 70। तो जब हम फिजिकल काउंटिंग करते हैं, हम तो अपनी दुकान में गिनते हैं, तो गिनने में कितना इंक्लूड हुआ है, 70। तो मुझे 70 क्या कर देना होगा, माइनस। 31 मार्च को हम इसके ओनर थे या नहीं थे, हम पूरे 100 के ओनर थे, क्योंकि बाद में सेल हुआ है। अब फिजिकल काउंटिंग में कितना ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 30। क्यों, क्योंकि डिलीवर तो कितना हुआ है, 70 ही डिलीवर हुआ है, तो 30 तो मेरे गोडाउन में पहले से पड़ा है, तो कितना और ऐड कर दो, 70। अब ध्यान से समझना,
परचेज कितने की करी मैंने? 100 की। अब समझना ध्यान से, ये बीच में अलग मैटर है, ठीक है, आंसर मत देखना नीचे, ये कुछ अलग चीज है, ठीक है। परचेज कितने की बच्चों मैंने? 100 की। कब परचेज कर ली थी? 31 मार्च से पहले ही। मैंने खुशी से गुड्स खरीद लिए थे 31 मार्च से पहले ही 100 के, और खुशी को बोला था जब जब मुझे जरूरत होगी मैं मंगवाता रहूंगा। तो इसने पहले कितने भेज दिए थे? 30। इसको मैंने फोन करके कहा गुड्स भेजो, तो इसने गुड्स भेज दिए। फिर मैंने यहाँ पर फिर फोन करके बोला गुड्स भेजो, इसने भेज दिए। अब बताओ इस 500 में कितने इंक्लूड है? वो तो बाद की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन, हम 31 मार्च को ओनर कितने के थे? पूरे 100 के। क्यों पूरे 100 के ओनर थे? क्योंकि हमने तो पहले ही, अब मैं 1 रुपए का भी गुड्स ना लेकर आऊं, मान लो 28 मार्च को खरीदा था और मंगवाया यहाँ पर है 29 मार्च को और 4 अप्रैल को, और काउंट कब किया हमने? 8/4 को। मैं 1 रुपए का भी गुड्स नहीं मंगाऊं तो भी मैं इस पूरे 100 का ओनर 31 मार्च को था या नहीं? वो पड़ा है खुशी के पास, लेकिन मैंने खरीद लिया तो आई बिकेम द ओनर ऑफ दिस 100। अब खुशी ने मुझे पहले कितना भेज दिया? 30 भेज दिया, और बाद में कितना भेज दिया? 25। तो और अब पहला सवाल, क्या 31 मार्च को मैं ओनर कितने का था? 100 का। तो कितना इंक्लूड होना चाहिए? 100। अब कितना ऑलरेडी इंक्लूड है? जब मैं अपने गोडाउन में 84 को स्टॉक गिनता हूं तो ये 30 भी इसमें क्या हो गया? काउंट। और ये 25 भी क्या हो गया? काउंट, क्योंकि ये अब तक आ चुका है। तो कितना इंक्लूड होना चाहिए था? 100, बिकॉज मैं पूरे 100 का ओनर था। मैं 31 मार्च को पूरे 100 का ओनर था, लेकिन मैं बेस स्टॉक ये लेके चल रहा हूँ, इसके अंदर ऑलरेडी कितना आ ही गया? 55 तो आ ही गया। तो मुझे 100 ऐड करवाना है अपनी बैलेंस शीट में। मैंने यहाँ खरीद लिया तो मैं इसका ओनर बन गया, तो मेरी बैलेंस शीट में ये 100 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 31 मार्च की बैलेंस शीट में ये 100 आना चाहिए। लेकिन अब मैं इसके बेसिस पर कंप्यूट करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो ऑलरेडी कितना आ चुका है? 55 तो ऑलरेडी क्या है? इस स्टॉक के अंदर एडिड ही है, तो मैं कितना और ऐड करवाऊं? 45। पहले बताओ शुड बी इंक्लूडेड, कितना इंक्लूड होना चाहिए मेरे स्टॉक में? पूरा 100। क्यों? बिकॉज आई हैव बॉट दीज गुड्स प्रायर टू 31 मार्च, तो आई बिकेम द ओनर ऑफ दीज गुड्स अप टू 31 मार्च, तो 100 इंक्लूड होना चाहिए। ऑलरेडी कितना इंक्लूड है? जो मुझे रिसीव हो गया, तो 100 इंक्लूड होना चाहिए, 55 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो एक्स्ट्रा 45 और ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ बच्चों, अब मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है मेरा, मैं वापस से बता रहा हूँ कि हमने पहले खरीद लिया तो कितने के ओनर हम बन चुके थे? हमने खरीद लिया तो वी बिकेम द ओनर ऑफ दिस गुड्स। तो 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट में ये जब भी स्टॉक लिखेंगे तो कितना इंक्लूड होना चाहिए? 100 का 100। पक्का? अब 30 मुझे यहाँ मिल गया, 25 यहाँ मिल गया, तो जब मैं इस स्टॉक को बेच ले रहा हूँ तो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से कितना जुड़ा हुआ है? 55। तो मुझे कितना और ऐड करवाना पड़ेगा? 45। श्योर? अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन है, या एक और इसी की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। रिवीजन में भी क्या रिवीजन, यहाँ 84 को कितना है मेरे पास स्टॉक? 900। और 28/3 को कितना है? 400 परचेज किया था, ठीक है, लिखा होगा प्रॉपर लैंग्वेज, 400 परचेज किया। तो 31 मार्च को कितना इंक्लूड होना चाहिए? 400। इसने मुझे भेजा कितना कितना है? 70 और 100, तो 170 भेजा है। ये हरीश से खरीदा था मैंने, हरीश अभी मेरे सामने है नहीं। 70 और 100 ये खरीदा है। कितना खरीदा है? सॉरी, 400 परचेज कर लिया, तो 400 शुड बी इंक्लूडेड इन माई स्टॉक। और डिलीवर कितना कर, सामने वाले सप्लायर ने मुझे भेज दिया 170, तो 170 तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 400 इंक्लूड करना है, 170 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो कितना और इंक्लूड करूँ? 230 क्या करूँगा? ऐड। अब अगर आपको रूल देखना है तो क्या करना है, अगर गुड्स खरीदे 31 मार्च के बाद, तब क्या करो, उसमें से जितना रिसीव हो गया उसको डिडक्ट कर दो। जैसे मैंने 31 मार्च को बाद खरीदे थे, तो ये क्या हो गए थे? 100 बाद में आए थे, इसको क्या करवाया था हमने? डिडक्ट। अब खरीदे कितने थे? 100, लेकिन आए कितने थे अभी तक? 40 ही, तो कितना डिडक्ट कर दो? 40। याद है ना? तो अगर 31 मार्च के बाद की परचेज है तो क्या डिडक्ट करना है? जो आगे। अगर आपको अल्टीमेटली रूल ही बनाने हैं तो अगर 31 मार्च के बाद खरीदे हैं तो क्या करो, जो आगे वो डिडक्ट कर दो, और पहले के खरीदे हैं तो क्या करो, जो नहीं आए उसको क्या करो? ऐड कर दो। जैसे खरीद कितने लिए थे? 100 के, और आ कितने गए थे? 55 के,
तो कितना और ऐड कर दो 45। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है। अगर 31 मार्च के बाद परचेज किए हैं तो क्या करो, जितने रिसीव हुए हैं वो लेस कर दो, और 31 मार्च से पहले परचेज किए हैं तो जो रिसीव नहीं हुए वो ऐड कर दो। समझ गए? ये है 31 मार्च और ये है 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल को हमारे पास कितना स्टॉक मिला, 500, और हमने ये स्टॉक बेच दिया था 28 मार्च को ही, लेकिन डिलीवरी कब दी थी, 29 मार्च को और 4 और अप्रैल को। तो पहले बताओ मैंने कितना स्टॉक बेच दिया था, 100 का। फिर मैंने कस्टमर ने कहा कि जब जब जरूरत पड़ेगी मैं मंगवा लूंगा, तो 30 मैंने यहाँ डिलीवर किया, 25 यहाँ डिलीवर किया। अब पहले ये बताओ, क्या इस 100 के हम 31 मार्च को ओनर थे या नहीं थे? नहीं थे, बिकॉज हमने ये सेल कर दिया। अब ये चीज मेरे यहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ा हुआ है मेरा स्टॉक, ठीक है। ये बच्चों मेरा क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, ठीक है। बोतल है, ये इन्होंने बोल दिया कि तार को छोड़ो बोतल लो, तो ठीक है, ये मेरा स्टॉक है। अब ये मेरे पास आती है लक्षिता और बोलती है कि सर मैंने ये गुड्स खरीद लिया है, ठीक है। ये गुड्स किसका हो गया, लक्षिता का। अब पड़ा भले ही मेरे पास है, लेकिन मैं अपनी बैलेंस शीट में इंक्लूड करूंगा या नहीं? नहीं। अगर मैंने सेल कर दिया है तो भले ही मेरे पास पड़ा है, मेरा स्टॉक अब ये नहीं है। तो अगर ये बिक गया है तो ये मेरी बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए, बिकॉज दिस स्टॉक इज नो मोर ओन्ड बाय मी। ये स्टॉक तो कस्टमर का है। तो बताओ मैंने कितना सेल कर दिया था, 100। तो इस 100 का कोई भी पार्ट 31 मार्च की बैलेंस शीट में आना चाहिए या नहीं? नहीं, बिकॉज दीज गुड्स हैव बीन सोल्ड प्रायर टू 31 मार्च। अब मैंने डिलीवर कितना किया, 30 और 25, तो कितना तो कस्टमर के घर में पहुंच गया, 45। अभी भी कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, 55 इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं? भाई लक्षिता मेरे से 100 रुपए का गुड्स खरीद कर ले गई, नहीं। 100 रुपए का गुड्स खरीद लिया बट लेकर नहीं गई। खरीद तो लिया बट लेकर नहीं गई। और फिर इसने फोन किए, मैं डिलीवर करता रहा, तो कितने का डिलीवर कर दिया, 55 का स्टॉक तो चला ही गया। तो इसके अंदर अभी भी कितना लक्षिता का स्टॉक काउंटेड है, 45। तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो शुड नॉट बी इंक्लूडेड। पहली बात तो कितना इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 100, बिकॉज दीज गुड्स वर सोल्ड प्रायर टू 31 मार्च। तो 100 रुपए का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 100 रुपए का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको सेल कर दिया 31 मार्च को, मेरा नहीं था। लेकिन 55 ही हटाया अभी तक, अभी भी ऑलरेडी कितना इंक्लूड पड़ा है मेरे स्टॉक में, 100 रुपए का एक भी पार्ट मेरे स्टॉक में नहीं आना चाहिए। बट इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन तक कितना हटा है, सिर्फ 55 तो कस्टमर के पास चला गया। यहाँ जब मैं गिना तो कितना जुड़ के आ रहा है, 45। बट ये स्टॉक मेरा नहीं है, तो इसको क्या कर दूंगा, लेस। 100 रुपए का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फिर कितना इंक्लूड है भी नहीं, 55। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैंने लक्षिता को बेच दिया है, कस्टमर को सेल कर दिया। कितना इंक्लूड है, 45। तो 45 को क्या कर दो, माइनस। पक्का? अब हम बात करते हैं सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है। सेल ऑन अप्रूवल का मतलब क्या है, कि तुम्हें पसंद आ जाए तो रख लेना, अदरवाइज लौटा देना। तो सेल कब मानी जाती है, जब वो क्या हो जाए, अप्रूव हो जाए। सेल कब मानी जाती है, जब वो क्या हो जाए, अप्रूव। ये 31 मार्च है, ये कौन सी डेट है, 8 अप्रैल, 31 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। आराम समझना। मैंने ये गुड्स लक्षिता को भेजा कि तुम्हें पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं तो नहीं। कस्टमर को भेजा, ठीक है, 100 रुपए का। क्या यहाँ ये सेल होगी या नहीं? नहीं हुई। तो अभी मैं ओनर इसका मैं ही हूँ। इसने यहाँ कितना अप्रूव कर दिया, 10। यहाँ कितना रिजेक्ट कर दिया, 5। फिर यहाँ कितना अप्रूव कर दिया, 10। यहाँ कितना रिजेक्ट कर दिया, 20। तो ये हाँ बच्चों, यहाँ पर मैंने अप्रूवल बेसिस पर भेजा है। क्या मैंने अप्रूवल बेसिस पे भेज दिया तो गुड्स मेरा है या इसका है? अभी मेरा ही है। जब अप्रूव हो जाएगा तब किसका हो जाएगा, कस्टमर का। और रिजेक्ट हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा, और वो पहले भी मेरा ही था, अब भी मेरा ही। तो मेरा गुड्स कौन सा नहीं है जो अप्रूव हो गया? मैंने इसको, ये एक बोतल है, ये मैंने इसको लक्षिता को दी कि पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्या ये बोतल लक्षिता की होगी या मेरी है? मेरी है। 3 दिन बाद इसका फोन आया कि सर बोतल पसंद है, पापा ने हाँ बोल दिया कि खरीद लो, और मैंने ये रख लिया, मैं आपको रुपए दे दूंगी, या रुपए पेटीएम कर दिए हैं। तब ये बोतल किसकी हो गई, इसकी हो गई। तो हम किसके ओनर नहीं रहेंगे, जो अप्रूव हो जाए। और जो अप्रूव नहीं हुए हम उसी के ओनर तो रहेंगे। तो मैंने अप्रूवल पर भेजा,
तो 31 मार्च को ये मेरी बैलेंस शीट में आता, अगर आगे कुछ नहीं लिखा हो तो मेरा ही है ना, तब अप्रूवल पर भेजा, भले चला किसके पास गया, कस्टमर के पास, बट गुड्स आर ओन्ड बाय मी। 31 मार्च से पहले कितना अप्रूव हो गया, 10, ये तो रिजेक्ट हो गया। तो 31 मार्च से पहले कितना अप्रूव हो गया, 10, तो मेरा स्टॉक कितना काउंट होना चाहिए, 90। तो मेरी बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए, 100 का मैंने अप्रूवल पे भेजा, उसमें से बिका तो 10 ही था, तो 30, सर ये आगे भी तो अप्रूव हो गया। अरे मैं 31 मार्च की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो 31 मार्च को मैं कितने का ओनर था, 90 का। आई सेंट गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स कॉस्ट है ये सारी चीजें, ठीक है, इनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी बाद में जब जब सेल दिया होगा, लेकिन एक बार कॉस्ट पे मान लो। तो 100 रुपए का भेजा, और 10 रुपीज का उसने 31 मार्च से पहले बोल दिया कि मेरा हो गया, अप्रूव कर दिया। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में कितना जुड़ना चाहिए, 90 जुड़ना चाहिए। जो बाद में अप्रूव हुआ है वो नेक्स्ट ईयर की सेल है, 31 मार्च तक तो मैं उसका ओनर था, तो 90 ऐड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले आपको अपने दिल से क्या पूछना है, कितना हमारा है जो ऐड होना चाहिए, तो 100 हमारा ही है, अभी तक तो 100 ही हमारा है। इसके बाद 90 हमारा हो गया क्योंकि उसने रख लिया, और ये रिजेक्ट हो गया तो भी हमारा ही था, तो हमारा कितना है, 90। आगे अप्रूव हो तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो 31 मार्च का स्टॉक ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक। अब ये बताओ वापस कौन सा आता है हमारे पास, जो अप्रूव हो जाता है या जो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसने जो जो रिजेक्ट कर दिया वो उसने मेरे को भेज भी दिया। इस दिन तक कितना स्टॉक मेरे पास आके जुड़ चुका है अपने आप से। मैंने इसको 100 का भेजा था, अप्रूव हो गया, तो इसने वापस रिटर्न किया या नहीं किया, तो वो वहीं रह गया। जो रिजेक्ट किया वो वापस आ गया। तो अब इस दिन का स्टॉक बेस लेकर चल रहे हैं, तो इसके अंदर कितना ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा, 25। जो जो रिजेक्ट हो गया वो वापस इसके अंदर आके जुड़ गया। तो 500 में कितना इंक्लूडेड है, 25 इंक्लूडेड है। 500 में कितना स्टॉक इंक्लूडेड है, 25, और इंक्लूड होना कितना चाहिए था, 90। बिकॉज हम 90 के ओनर थे, तो 90 ऐड होना चाहिए 31 मार्च तक। और रिजेक्ट होके जो आ गया उसके हमारे पास काउंटिंग में आ गया, रिजेक्ट हो गया तो वो मेरे गोडाउन में आ गया, और गोडाउन में आ गया तो इसमें काउंटेड है। तो कितना इसके अंदर ऑलरेडी काउंटेड है, 25। तो 25 इंक्लूड है, होना कितना चाहिए, 90। तो कितना एक्स्ट्रा और इंक्लूड करें, 65। फिर से सुन लो, अप्रूवल बेसिस पर गुड्स भेजने से सेल कब होती है, व्हेन गुड्स आर एक्चुअली अप्रूव्ड। तो ये कस्टमर के पास चला गया यहाँ से, तो मेरे गोडाउन में भेजते ही कहाँ चला गया, कस्टमर के पास, बट ऑनर इसका कौन है, मैं ही हूँ। तो कितना अप्रूव हो गया था 31 मार्च तक, 10। तो मैं 31 मार्च तक कितने का ओनर था, 90 का। क्यों 90 का था, अप्रूवल पर भेजा तो ओनरशिप चेंज नहीं हुई, मैं ही हूँ। यहाँ पर अप्रूव हो गया तो ओनरशिप चेंज होगी, या रिजेक्शन से ओनरशिप चेंज नहीं हुई। तो 100 में से 10 ही अप्रूव हुआ था, तो मेरी बैलेंस शीट में कितना आना था, 90। तो शुड बी इंक्लूडेड 90 ऑन 31 मार्च। अब आगे अपने आप से कितना जुड़ गया, 5 और 20 रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया तो वो आता गया, तो इसके अंदर कितना इंक्लूड है, 25। तो 90 शुड बी इंक्लूडेड, बट 25 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो हेंस 65 विल बी एडेड। पक्का। अब गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सामने वाली पार्टी मुझे क्या बोलती है, गुड्स मेरा है, आप सिर्फ बेचो और आपको क्या मिलेगा, कमीशन। गुड्स आने दो, ये गुड्स आया है, ये गुड्स किसका है, मेरा नहीं है, उसका है। उसने मुझे क्या बोला है कि आप इसको सेल कर दो, जितना सेल करोगे हम आपको क्या दे देंगे, कमीशन। तो बताओ ये स्टॉक मेरी बैलेंस शीट में आएगा क्या, अगर नहीं बिका तो मेरा तो नहीं है, ये तो किसका है, सामने वाले का है। इसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट। तो मेरे पास कितने रुपए का गुड्स आया था कंसाइनमेंट पर, 100 रुपीज का। किससे पहले, 31 मार्च से पहले। 30 यहाँ सेल हो गया, 25 यहाँ सेल हो गया, और यहाँ फिजिकल स्टॉक काउंट किया तो कितना है, 500। अब डेट बार बार लिखूं क्या, लिख देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, 28, 29, इधर क्या लिखनी होती है, 44 और 84। बताओ बच्चों, 84 को कितना मिला, 500 मिला। इसके अंदर काउंटिंग, ये तो क्या है, गिनकर निकाला गया स्टॉक है, तो ये तो फिजिकल काउंटिंग में तो आएगा सारा, चाहे दूसरे का है वो भी आ ही जाएगा। अब सबसे पहले बताओ 31 मार्च को हम स्टॉक में कितने के ओनर थे, 0, क्योंकि ये हमारा तो है ही नहीं, ये तो दूसरी पार्टी का आया है ना। बिका नहीं बिका मुझे मतलब नहीं है, सारा मेरे को डाउन में पड़ा है, तो भी मैं इसका ओनर नहीं था। तो 31 मार्च को कितना इंक्लूड होना चाहिए, 0। कुछ भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कुछ भी स्टॉक का इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसका ओनर थोड़ी हूँ। मेरे को तो ये बेचना है, और बेचूंगा तो क्या आ जाएगा, कमीशन। अब मैं इसके बेसिस पे स्टार्ट हो रहा हूँ, तो इसमें कितना इंक्लूड है, 100 में से 30 कस्टमर, यहाँ मैंने लक्षिता ने गुड्स भेजा 100 का, 30 मैंने बेच दिया, तो ये मेरे गोडाउन में रहा या कस्टमर के गोडाउन में चला गया, 25 फिर बेच दिया, तो ये भी कस्टमर के गोडाउन में चला गया। तो कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, 45। इंक्लूडेड कितना है इसके अंदर, 45।
इस स्टॉक के अंदर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 31 मार्च की अपनी ओनरशिप निकालेंगे। तो इस स्टॉक के अंदर कितना जुड़ा हुआ है? 45। कैसे? लक्षिता ने भेजा था 100, उसमें से 55 मैंने सेल कर दिया, वो कस्टमर के पास चला गया, तो मेरे कितना जुड़ा हुआ है? 45। तो 45 एडिड है। अब ऐड होना क्या चाहिए? नील, क्योंकि 31 मार्च को मैं इसमें से 0 रुपए का ओनर था। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या आप 31 मार्च को इसके कुछ ओनर थे? नहीं, तो इंक्लूड होना चाहिए नील। इंक्लूड हो कितना रखा है? 45, तो उसको क्या करता हूँ? लेस। तो शुड नॉट बी इंक्लूडेड या शुड बी इंक्लूडेड बोलूं तो क्या आएगा आंसर? नील इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि अपना है ही नहीं। या मैं ऐसे बोलूं कि 100 रुपए का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 31 मार्च को इस 100 में से कोई भी पार्ट मेरे स्टॉक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई वॉज नॉट द ओनर ऑफ दिस गुड्स। ये तो मुझे सिर्फ बेचने हैं कमीशन बेसिस पे। आज मेरी दुकान में तुम बाइक छोड़ जाओ, पड़ी है मेरे पास, और आप बोलो कि बेच देना सर, कमीशन मिलेगा, दे देंगे आपको, तो मेरा स्टॉक में तो काउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बाइकें बिक गई आगे, वो तो चली गई कस्टमर के पास, लेकिन जो नहीं बिकी वो मेरे काउंट हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेस। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब की बार उल्टा है, मैंने लक्षिता के पास माल भेजा हुआ है कि लक्षिता क्या करना? स्टॉक सेल करना, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। तो कितना भेजा था? 100। क्या यहाँ जैसे ही भेजा लक्षिता ओनर होगी? नहीं, लक्षिता तो कभी भी नहीं होगी। लक्षिता आगे कस्टमर को बेच देगी, तो ओनर डायरेक्ट कौन बनेगा? कस्टमर। तो मैंने लक्षिता को भेजा था 100, उसमें से लक्षिता ने 31 मार्च तक कितना सेल कर दिया था? 30 सेल कर दिया था। तो कितना हो गया? 31 मार्च तक मैं कितने का ओनर था? 70 का। क्योंकि मैंने लक्षिता को जो 100 भेजा था, उसमें से लक्षिता कितना सेल कर पाई थी? 30 ही सेल कर पाई थी। तो मेरा कितना स्टॉक मेरा था? 70। दो इट वाज लाइंग इन लक्षिताज गोडाउन, उसको बोला था मैंने तुम बेचो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। तो कितनी यूनिट भेजी थी? 100। उसने 31 मार्च से पहले कितनी सेल कर दी थी? 30। तो इन माई बैलेंस शीट स्टॉक शुड बी इंक्लूडेड 70। पहला आंसर क्या हो गया कि मेरा कितना 31 मार्च को? 70। तो 70 इंक्लूड होना चाहिए। अब इंक्लूड हो कितना रखा है? नील। 100 भेजा था, उसने इतना ही बेचा है, तो बाकी बचा हुआ उसी के पास पड़ा है ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं पड़ा है, उसने कोई रिटर्न थोड़ी कर दिया। तो बाकी बचा हुआ उसी के पास पड़ा है। मैं जब यहाँ पर अपने गोडाउन में काउंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो वो स्टॉक आ रहा है जो मेरे गोडाउन में पड़ा है। तो मैंने लक्षिता को भेजा कितना था? 100 का। 31 मार्च तक वो 30 सेल कर पाई थी, तो मेरा स्टॉक कितना था? 70। दैट वाज लाइंग विद लक्षिता। और यहाँ पर भी अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? ये तो मेरा ही काउंट हो रहा है, लक्षिता वाला स्टॉक थोड़ी काउंट हो रहा है इसमें। तो 70 इंक्लूड होना चाहिए, 0 इंक्लूडेड है, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 70। समझ रहे हो क्या कि मैं कितने का ओनर था? 100 का, 100 का, 100 का, 100 का। यहाँ इसने 30 सेल कर दिया, तो मैं कितने का ओनर रहा? 70 का। तो मेरी बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए? 70। अब देखो आ कितना रहे, इस फिजिकल में कितना वो स्टॉक आ रहा है जो लक्षिता के पास था, भेजा था? कुछ भी नहीं। 100 भेजा था, 30 और 25 इसने बेच दिया, तो बचा हुआ अभी भी किसके गोडाउन में पड़ा है? लक्षिता के गोडाउन में। मेरे गोडाउन में तो है ही नहीं, तो मैंने अपने गोडाउन में काउंट करा है, तो मुझे 70 क्या करना पड़ेगा? ऐड। गोट इट। तो ये है किसके बारे में? आपके एक्चुअल स्टॉक के बारे में। अब फिजिकल स्टॉक क्या होता है? जो हमारे गोडाउन में है, तो उसके बारे में बात हम सीधा क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे, वो बहुत इजी पार्ट है। हमें क्या निकालना होता है? ये हमारा बैलेंस शीट में आने वाला स्टॉक। बैलेंस शीट में आने वाला स्टॉक का मतलब 31 मार्च को हम किसके ओनर थे? 5 मिनट के अंदर क्विक रिकैप करा दो फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? आपका दिल से पहला सवाल क्या होगा? क्या हम 31 मार्च को ओनर थे? यस। तो इसको इंक्लूड होना चाहिए। अगर और का है तो कुछ नहीं करना, नहीं और का तो हम इंक्लूड करेंगे। अगर आंसर आता है 31 मार्च को ओनर नहीं थे, तो इसको इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर और का है तो माइनस कर दूंगा, और नहीं और का तो वेल एंड गुड, कुछ करने की जरूरत नहीं। बताओ 31 मार्च को मैं इस परचेज का ओनर था या नहीं? नहीं था। लेकिन यहाँ जब काउंट करूंगा तो ये फिजिकल काउंटिंग में आ जाएगा या नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेकिन इंक्लूड हो रखा है, तो माइनस। सेल 31 मार्च को मैं इसका ओनर था या नहीं? था। 31 मार्च को तो मैं ओनर था ही, इसका बाद में सेल हुआ है, लेकिन इस 500 में इंक्लूड है क्या वो? क्यों नहीं है? क्योंकि वो कस्टमर के घर चला गया, तो मेरे गोडाउन में नहीं रहा, तो इसको क्या करूंगा? ऐड। 31 मार्च को मैं इसका ओनर था नहीं, खरीदा मैंने 100, अभी तक आया कितना है? 70। तो 100 परचेज किया, 70 ही आया है, बट मैं 31 मार्च को 0 का ओनर था। अब इसमें इंक्लूड कितना है? 70। तो 70 क्या कर दिया? माइनस। 31 मार्च को बाद में बिका है, तो पूरे 100 का ओनर था। अभी बेचा भले ही मैंने 100 का है, इस दिन में पूरे 100 का ओनर था, तो इंक्लूड होना चाहिए। और कस्टमर को भेजा कितना है अभी? 70।
तो ये सारा स्टॉक मेरा था 31 मार्च को, कस्टमर को कितना भेजा है मैंने 70, तो 30 का तो अभी भी इंक्लूड हो ही रखा है इसमें, मुझे इंक्लूड करवाना है 100 का क्योंकि मैं पूरे 100 का ओनर था, 30 ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो क्या हो रहा है 70 ऐड कर दिया। अब मैंने परचेज कर ली थी 100 की, तो 31 मार्च को मैं कितने का ओनर बन गया था पूरे 100 का, तो कितना इंक्लूड होना चाहिए 100, पूरा का पूरा 100 इंक्लूड होना चाहिए। अब कितना मेरे पास आ चुका है इस दिन तक 55, तो इसके अंदर ऑलरेडी कितना इंक्लूड है 55। क्यों 100 इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ परचेज कर ली थी, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में आना चाहिए मेरा स्टॉक है, तो कितना जुड़वाना चाहता हूँ 100, ऑलरेडी कितना जुड़ा हुआ है 55, तो 100 जोड़ना चाहता हूँ, जुड़ा कितना हुआ है 55, तो क्या करूंगा 45 और ऐड कर, पक्का। सेल कर दिया तो कितना इंक्लूड नहीं होना चाहिए 0, मतलब इस स्टॉक का कितना इंक्लूड होना चाहिए 0, शुड नॉट बी इंक्लूडेड 100, मतलब 0 इंक्लूड, बिक गया है तो मेरा तो है ही नहीं ना ये, तो 31 मार्च को मैं इसका ओनर नहीं हूं तो शुड बी इंक्लूडेड 0, सारा सेल हो गया तो कितना इंक्लूड होना चाहिए 0, 0 इंक्लूड होना चाहिए। अब मैंने कस्टमर को कितना भेज दिया इस दिन तक, खुशी ने ऑर्डर दिया 100 रुपए का गुड्स का और उसने खरीद लिया, उसने कहा कि ये गुड्स मेरा हो गया है, तो अब चाहे मेरे पास भी पड़ा है तो भी क्या है मेरी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इसने फोन किया भेजो, मैंने भेज दिया 30 का, फिर फोन किया भेजो 25 का, तो इसके अंदर कितना है 55 तो निकल चुका है, इसके अंदर 55 तो क्या है निकल चुका है, तो इंक्लूड कितना है, और 31 मार्च को क्या इंक्लूड होना चाहिए नील, इसको ऐसे लिख लो शुड बी इंक्लूडेड नील, कुछ भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं सेल कर दिया था, मैंने क्या कर दिया था सेल, तो होना कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इधर क्या है, ये अभी लेकर कितना गई है सिर्फ 55 ही लेकर गई है, तो 45 मेरे यहाँ जुड़ा हुआ है उसको क्या कर दिया लेस। अप्रूवल बेसिस वाला सबसे अच्छा होता है समझने वाला, सेल्स ऑन अप्रूवल पर कितना भेजा 100 का, मैं ही ओनर हूँ इसका। अब लक्षिता ने 10 ही क्या किया है अप्रूव, तो मैंने भेजा था 100 का, उसने बोला कि 10 मैंने रख लिया है, तो मैं इस दिन कितने का ओनर हूँ 90 का। अब रिजेक्ट हो गया तो भी मैं ओनर था, रिजेक्ट ना होता तो भी मैं ही ओनर था, जब तक अप्रूव नहीं होगी ओनरशिप चेंज नहीं। तो मैंने भेजा था 100 का, 10 इसने अप्रूव कर दिया, रिजेक्ट 5 कर दिया, तो मैं यहाँ कितने का ओनर हूँ, जैसे ही लक्षिता को भेजा ओनरशिप डिड नॉट चेंज, आई वाज द ओनर ऑफ 100 अप टू दिस डेट या टिल दिस डेट, 100 वाज अप्रूव्ड बाय लक्षिता, तो लक्षिता बिकेम द ओनर ऑफ दिस 10, तो आई वाज द ओनर ऑफ 90, तो 90 शुड बी इंक्लूडेड। अब इंक्लूड कौन सा हो जाता है, जो रिजेक्ट होके आ जाता है, क्योंकि जो जो इसने रिजेक्ट कर दिया वो भेज दिया, इसने बोला गंदा माल भेजते हो, इसने रिजेक्ट कर दिया, तो कितना रिजेक्ट कर दिया 25 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, आई नीड टू इंक्लूड 90, तो एक्स्ट्रा वाला क्या करना पड़ेगा ऐड। मैं 90 का ओनर था, 25 जो रिजेक्ट अप्रूव हो गया तो वो तो मेरे गोडाउन में कभी वापस आएगा ही नहीं, वो तो उसने रख लिया, और जो रिजेक्ट हो गया वो क्या आ गया। तो सर बाकी गुड्स का हुआ क्या, बाकी गुड्स का ये आगे बताइए अप्रूव है या रिजेक्ट। गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, इसका मतलब क्या होता है, गुड्स होता है सामने वाले का, हमें सिर्फ क्या करना होता है बेचना होता है, और हमें क्या मिलता है कमीशन। तो मुझे मिला कितना 100, मैं कितने का ओनर था 0 का, मिला भले ही 100 लेकिन गुड्स सारा किसका था सामने वाले। 30 और 25 मैंने सेल भी कर दिया, तो जब ये काउंट कर रहा हूं तो उस दिन कितना काउंट हो रहा है, इसमें से 55 सेल हो गया तो कितना काउंट हो रहा है 45 काउंट हो रहा है, तो 45 को हटाओ क्योंकि हम इसके ओनर नहीं है। ठीक है, जब जब सेल होगी तो उनकी पहले क्या निकालनी पड़ा करेगी कॉस्ट, वो क्वेश्चन में बात कर लेंगे। उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो मैंने लक्षिता को बोला तुम बेच देना, और कितने रुपए का गुड्स भेजा 100 का, उसमें से उसने 30 का 31 मार्च तक बेच दिया था, तो मेरा कितना स्टॉक था जो मेरा ओनरशिप का था 70 का, जो किसके पास पड़ा है लक्षिता के पास, तो कितना इंक्लूड होना चाहिए 70, और कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये जितना भी बेच गया है बचा हुआ कहाँ पड़ा है लक्षिता के पास, मेरे गोडाउन में तो आया ही नहीं, मेरे गोडाउन से तो यहाँ 100 निकल गया, और इस दिन तक वो लक्षिता बताती है कि कितना सेल हो गया 30, तो मेरा कितना इंक्लूड होना चाहिए 70, तो जो जो सेल हो गया बचा हुआ क्या मेरे गोडाउन में पड़ा है नहीं, वो कहाँ पड़ा हुआ है लक्षिता के गोडाउन में, तो मेरे को उसको सिर्फ क्या करवाना पड़ेगा ऐड 70 को। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्या करेंगे क्वेश्चन। बाय बाय, लव यू सो मच।